हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में, जिसमें मेनली समझेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, उसे डील कैसे करते हैं। यानी कि मीन मीडियन मोड जो है ना, वो इस कंप्लीट चैप्टर का मेन कंसेप्ट होने वाला है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 3, यानी कि हमारे पास मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी, यानी कि लोकेशन क्या होती है डाटा के अंदर और वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। पहले दोनों वर्ड को डिफाइन कर देता हूं मैं। देखो, लोकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि डाटा में अलग अलग चीज अलग जगह पे लोकेटेड होती है, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लोकेशन चीजों वो समझनी पड़ेंगी। वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम जैसे मान लो मीन दिखा देते हैं, ठीक है, या फिर मीडियन दिखा देते हैं, तो मोड दिखा देते हैं, तो जो अगर हम बात करते हैं इनको बोलते हैं ना सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, तो जो बाकी वैल्यूज हैं वो इन मीन के हिसाब से कहाँ कहाँ हो रही है। मतलब सपोज करो किसी भी डाटा का मीन जो 45 है, लेकिन जो उसके हायर ऑब्जर्वेशन 45 हो, 45 से कुछ दूर भी हो सकते हैं, कुछ करीब भी हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबिलिटी बोलते हैं। यानी कि जो बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन मीडियन मोड के हिसाब से कहां कहां पे लोकेट हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबिलिटी बोल के चलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। हमें समझना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स, चाहे वो लोकेशन हो चाहे वो वेरिएबिलिटी हो। दूसरा, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। हमें यहाँ पर रिलेशनशिप समझनी पड़ेंगी वेरियस मेजर्स, जैसे कि लोकेशन को लेके और वेरिएबिलिटी को लेके। तीसरा हम क्या समझेंगे, टू कंप्यूट मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। हमें समझेंगे कि लोकेशन कैसे निकाली जा सकती है और वेरिएबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है, ये चीजें। तो ये तीन चीज तो हमारी इसी पॉइंट के ऊपर हो गई कि लोकेशन और वेरिएबिलिटी होती क्या है, उनको मेजर कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वैसे मैं बता देता हूं, इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट होगा मीन, जो हम आज खत्म करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो उसको जरूर ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन के बाद चालू होगा, और उसमें से भी मैंने आप देखो क्वेश्चन लिखे भी, मैं मीन के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अब आगे देखते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमें क्या समझने होंगे, मेजर एडवांटेजेस समझने होंगे और साथ साथ डिसएडवांटेजेस समझने होंगे ऑफ मेजर्स द लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। कि भाई हम लोकेशन और वेरिएबिलिटी निकाल तो रहे हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब फायदे क्या हैं उस चीज के, और नुकसान क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन ओरिजिन। हमें समझना पड़ेगा अगर हम ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं किसी भी डाटा के, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एंड स्केल ऑन मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या आता है, टू आइडेंटिफाई द वेरियस शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें समझना पड़ेगा कि वेरियस शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग शेप जो है वो कौन से हैं। सेवन पॉइंट में क्या आता है, टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रेजेंट मीन एंड वेरिएंस। हमें यहाँ पे एबिलिटी टू डेवलप द एबिलिटी, हमें एबिलिटी यहाँ पे जो है अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी टू प्रेजेंट मीन एंड वेरिएंस, ताकि हम जो है वो मीन को और वेरिएंस को, वेरिएंस क्या होता है समझा दूंगा मैं बाद में, हम वेरिएंस निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो मीन और वेरिएंस को थ्रू बॉक्स प्लॉट्स। तो ये हमारे 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस कंप्लीट चैप्टर के। यानी कि चैप्टर जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू हमारे बाकी गए हुए 2 चैप्टर्स। यानी कि हो सकता है इसी चैप्टर के अंदर कम से कम 6-7 वीडियो बन जाए अगर मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊं तो, ठीक है। और अगर मैं इसे कंपाइल भी करूंगा तब भी कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास चैप्टर जो है वो फिनिश होगा, ठीक है। अब चालू करते हैं, क्योंकि मैं इसमें देखो भाई न्यूमेरिकल्स हैं, मीन में न्यूमेरिकल्स होते हैं, मीडियन में न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोड में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो मैं साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा, उसे फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ूंगा कि हाँ भाई इसके न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमने मीन कंसेप्ट सीख लिया था, तो उसके 8-10 क्वेश्चन नहीं कर लेते तो मजा कहां से आएगा उसे करने का, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे साथ साथ लिख लिए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, तो अब चलते हैं पहला टॉपिक जिसका मतलब इंट्रोडक्शन चलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं चीज का।
तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिवाइड इनटू टू सब ग्रुप्स। तो आप लोगों को याद होगा हमने स्टैटिस्टिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था, एक था हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा हमारा क्या था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। इसको हम दो सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करके चलते हैं। अब कौन कौन से हैं दो सब ग्रुप्स? पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे कर सकते हैं। यहां पे हमें तीन चीजों को मेजर करना होता है। पहला मीन क्या होता है, दूसरा मीडियन क्या होता है, तीसरा मोड क्या होता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मीन के ऊपर बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। जो बी पॉइंट है वो क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। हम वेरिएबिलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ डाटा। मैंने कहा था ना कि डाटा कितना फैला हुआ है, इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबिलिटी बोल के चलते हैं। मतलब मीन तो हमारी एक वैल्यू आ गई, लेकिन सारी वैल्यू जो सारी ऑब्जर्वेशन है वो मीन के आसपास ही हो सकती है, लेकिन बिल्कुल मीन के ऊपर लाई करे, बिल्कुल मीन पे हो, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो बाकी जो वैल्यूज हैं वो मीन से कितनी डिफरेंट है, कहां कहां पे लोकेट हो रखी है। इसलिए तो इसे बोलते हैं लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है। तो इट रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ डाटा अराउंड द एवरेजेस, की एवरेज के हिसाब से डाटा जो है वो कहां कहां पे स्प्रेड हो रखा है। इट डिनोट्स द वेरिएशन इन द डाटा, और यही नहीं, ये भी दिखाता है कि डाटा में वेरिएशन कितना है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आर चेंज। तो जो मोस्ट वाइडली मेजर्स हैं वेरिएबिलिटी के आर चेंज। ठीक है, ये चेंज भी होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मैं आपको समझाता हूं कि वेरिएबिलिटी या फिर वेरिएंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। इसमें एग्जांपल समझते हैं। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। अब दो तरह के बच्चे क्या, मैं बोल सकता हूं कि भाई दो बच्चे हैं, दोनों के जो है 90% है, दोनों के जो है 90% है। ठीक है, लेकिन ये 90% वाला जो बच्चा है इसके जो है ना ऑलमोस्ट सभी में 90 के आसपास है, मतलब बिल्कुल 90 के करीब। जैसे इस किसी में 89 हो गए, किसी में 91 हो गए, किसी में 92 हो गए, तो किसी में 88 हो गए। इस तरीके से इस बच्चे के मार्क्स हैं 90% वाले के। एक 90% वाला बच्चा ये भी है जिसके किसी में 100 भी है, 100 भी है, किसी में 98 भी है, तो किसी में 75 भी है। ठीक है, तो ये देखो इसकी जो वैल्यूज है ना कहीं क्या हो रही है, डिफर कर रही है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे आ रही है। किसके हिसाब से? उसकी परसेंटेज के हिसाब से। इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या स्टेबल है, मतलब 90 के आसपास ही, ज्यादा दूर दूर नहीं जा रहे। आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने क्रिकेट के बैट्समैन देखे होंगे, है ना। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनका एवरेज स्कोर काफी अच्छा होता है, बट अगर आप उसके इंडिविजुअल स्कोर की बात करो मैचेस में, तो कभी वो 0 पे आउट हो जाते हैं और कभी चल गए तो 200 बना के भी निकलते हैं। जैसे क्रिस गेल साहब, है ना, कुछ ऐसे थे, मतलब चल गए तो भाई मैच पार लगा देंगे, नहीं चले तो उन्हें स्टार्टिंग में ही रोक दो, स्टार्टिंग में आउट कर दो, टिकने मत दो, है ना। वो हाल था उन लोगों का, लेकिन उनका एवरेज काफी अच्छा था। ठीक है, अब बात भैया इस चीज से मतलब क्या है, मतलब एवरेज से मतलब है भाई, बहुत मतलब है। अब मैं आपको सोच के बताता हूं, अगर जब भी कोई जो है ओपनिंग के लिए आता होगा बैट्समैन, तो क्या ओपनिंग के लिए हमें कभी भी ऐसे बैट्समैन को भेजना चाहिए जो टिक के ना खेल पाए, जो सिर्फ आए शॉट्स उड़ाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बाई चांस आउट हो गया, चले गया, तो बहुत अच्छी बात है, वो अकेले पूरा मैच को जिता देगा। लेकिन अगर वो बाई चांस आउट हो गया तो टीम को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देगा, जो प्लेयर्स है बाकी डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएंगे आने वाले प्लेयर्स। इसलिए क्या बोलते हैं कि ओपनिंग के जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें कम से कम जो है 10, अगर हम बात करते हैं वनडे मैच की, है ना, तो उस टाइम पे कम से कम 10 ओवर्स 12 ओवर्स टिकना चाहिए, विकेट नहीं उड़नी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जो मैच है वो हमारे हाथ में है, जो आगे वाले प्लेयर्स हैं उनके पास क्या होगा, रिस्क लेने का टाइम होगा, वो खेल पाएंगे अच्छे तरीके से। तो वही चीज होती है। तो इसलिए जो है ना हम कई बार वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंस एंड डेविएशन, वेरिएबिलिटी, ये सब इसीलिए चेक की जाती है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो मुझे समझाने के लिए था कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है और क्यों हम वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो चलते हैं, अब आता है वीडियो का असली टॉपिक, जिसमें हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, यानी कि मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें बात करें मीन की, तो मीन का सिंपल मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू किसी भी सीरीज की, किसी भी कंटिन्यूअस डाटा की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो मीन का मतलब क्या आया, एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा, की डाटा का एवरेज, डाटा सेट का एवरेज वैल्यू क्या है, रिप्रेजेंटेड which can be calculated by adding the value of all observation। जो कैसे निकल जाती है, अब सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू को ऐड कर लो एंड डिवाइडिंग सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जब आपका मीन का फॉर्मूला बनता है, इसे मैंने म्यू से दिखा दिया। ये म्यू होता है सिंबल, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में अल्फा बीटा गामा, ऐसे म्यू भी सिंबल होता है, वैसे हम इसे एक्स बार से भी दिखाते हैं।
जनरली, है ना। एक्स बार का मतलब ये क्या होता है, मीन होता है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि ऊपर तो क्या आएगा सिग्मा xi अपॉन में n, देखो ये पे लिखा भी होगा, है ना, यहाँ पे लिखा था मैंने, कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबकी वैल्यू को ऐड कर लो, यानी कि ऊपर क्या आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वो अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम मीन को फाइंड आउट करते हुए चलते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत कर देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये जब मैंने क्वेश्चन देखा बुक में, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, मतलब मजा सा आ गया। 1 नंबर का मतलब वो नहीं है 1 मार्क, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब सवाल था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मैं मीन निकालना है। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो जो मीन है, मीन को हम क्या बोलते हैं एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा xi और अपॉन में n, यानी कि ऊपर देखो सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है समेशन टोटल, ठीक है। तो सिग्मा xi अपॉन में n, मतलब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, ये तो बुक में गिवन है सिग्मा xi अपॉन में n, और जो ये गिवन है ना आपको, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको ये, ठीक है। इन्हीं को हम xi बोल के चलते हैं, क्या बोल के चलते हैं xi बोल के चलते हैं, ठीक है। इन सब का सम कर लो। तो ऊपर क्या आएगा 12 प्लस में 31 प्लस में 78 प्लस में 45 प्लस में 29। देखा आपके भाई को दोनों में गिनती आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। कुछ आते हैं मेरे पास ही पढ़ने के लिए, बोलते हैं अरे भैया इंग्लिश में बोला करो, अरे भाई 100 तक तो कम से कम दोनों को आनी चाहिए, दोनों में आनी चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 हमारी क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब ऊपर सम कर लेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करें क्या इसे, तो उम्मीद है प्लस करना सबको आता ही होगा। तो प्लस करते हैं, तो प्लस कैसे करें, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके प्लस करते हैं। यार बुद्धि तो प्रयोग करनी पड़ेगी, पर थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं कैसे। जैसे मैंने देखा कि 29 और 31 को प्लस कर लेता हूं तो कितना आएगा 60, है ना, क्योंकि 29 और 1 इसको दे देता हूं 30, यहाँ पे बचेंगे 30 और 30 कितने होंगे 60। फिर मैंने देखा 12 और 78 का ऐसे जोड़ा बन रहा है, तो 78 को 2 देता हूं 80 हो जाएगा, 80 और 10 90, यहाँ से आ गया 90। अब बचा कौन है, बचा है सिर्फ 45, है ना, 45 बच गया। तो 90 और 60 कितने हो गए, 90 और 60 हो गए 150 और 45 कितने हो गए 150 और 45 हो गए 195। 195 डिवाइड बाई 5 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को डिवाइड करना भी आता है, और जिनको प्लस करना नहीं आ रहा भाई वो यूं ही प्लस कर लो, ठीक है, लाइन पे लगा के आराम से प्लस कर लो। मैंने तो ऐसे प्लस कर लिए हैं, अब प्लस कर लेते हैं। और जरूरी नहीं ऐसे जोड़ा बन भी भाई, तो फिर मैं भी सिंपल तरीके से करता, है ना, ऐसे करता। फिर 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 का 5 आ गया, 2 यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 195। अब 5 से काट लेते हैं इसे, तो 15 कितने पे आएगा 3 पे 40, 4 आएगा 45 आएगा 9 पे 39 हमारा आंसर, है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 5 से काट लिया, 39 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया मीन हो गया। तो अब देख रहे हो इस क्वेश्चन में देखो मीन जो है 39 है, पर 39 से जो वैल्यूज है वो कितनी वेरी कर रही है। यहाँ पे 12 है, कितना दूर है वो 39 से, 31 चलो फिर थोड़ा पास में, 78 देखो कितना दूर है, 45 चलो फिर पास में है, 29 देखो 29 भी दूर है 39 से। तो मतलब ये देख रहे हो 29 से जो है ना, हम इसी को बोलते हैं वेरिएबिलिटी, कि डिस्टेंस जो है वो मीन से बाकी नंबर से कितना कितना आ रहा है। तो मीन निकालना भी सीख लिया, एक क्वेश्चन भी करवा दिया। तो उम्मीद है कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी ऐसे और भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 45। तो इस क्वेश्चन में मीन निकालना है हमें, तो मीन हो जाएगा x बार यानी कि सिग्मा xi अपॉन में n, यानी कि ऊपर टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऊपर क्या आएगा हमारे यहाँ पे 45 प्लस में 39 प्लस में 53 प्लस में 45 प्लस में 43 प्लस में 48 प्लस में 50 प्लस में 40 अरे ज्यादा हो गया, तो 40 और प्लस में 45 ये हो गया, है ना। तो इसको प्लस करना है हमें, तो प्लस करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेट 10 है मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ 10 है, 10 तो आगे डिवाइड में, तो ये तो इजी हो जाएगा। तो चलो पहले प्लस करते हैं, तो पहले प्लस करना पड़ेगा। तो भाई प्लस थोड़ा ध्यान से करना, और बाकी अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो छोड़ देंगे, मैं कैलकुलेटर मैं भी यूज नहीं कर रहा, मैं भी खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, फिर भी गलती कहाँ होगी, अब इसके बाद भी इतना टाइम पढ़ाने के बाद भी गलती होगी तो फिर तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 5, तो पहले मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट को जोड़ लेता हूँ जो वंस प्लेस पे है, तो 5 यहाँ पे 0 है, तो 5 और 0 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, 21 और 3 हो गए हमारे 24, 24 और 9 कितने हो गए 24 और 9 हो गए हमारे यहाँ पे 33,
24 और 9 33, 33 और 5 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 38, 38 का 8 हो जाएगा, 3 चला जाएगा कैरी, 3 और 4 7, 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 5 15, ठीक है, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 कितने हो गए हमारे, 23 और 4 हो गए हमारे 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36 और 4 हो गए हमारे यहाँ पे 40, 40 और 44, 44, ये आया 448 डिवाइड बाई 10। आप भी चेक कर लेना एक बार अपना आंसर, ठीक है। अब अपॉन में 10 आया है, और सबको पता होगा बच्चों में कि आपने इसी सिखाई होगी टीचर ने आपको कि पॉइंट के नीचे अगर एक के बाद 0 हो तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 44.8। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, 44.8 हमारे इस क्वेश्चन का मीन है, यानी कि x बार की वैल्यू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अब करेंगे हम ढेर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे मीन निकालना है। मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बार सिग्मा x i डिवाइड बाई n, ठीक है। सिग्मा x यानी कि ऊपर तो सारे ऑब्जर्वेशन है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3.2 और प्लस में 4.5, प्लस में कितना है हमारे पास यहाँ पे 3.5 प्लस में है 3 सिर्फ, प्लस में 4.2, प्लस में है हमारे पास 16.5 है ना, प्लस में 3.7 और क्या है हमारे पास प्लस में 3 और 15 और फिर है हमारे पास यहाँ पे 4.4। तो प्लस करना है हमें इन सबको, पहले प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करना भी अब की बार इजी नहीं पड़ेगा, यही कर लूंगा प्लस, ठीक है। तो पहले ये देख लो पॉइंट के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, तो मैंने वो देख लिए। तो देखो यहाँ पे जोड़ना शुरू करते हैं। 0.4, 4 और 7 11, 11 और 5 कितने हो गए, 11 और 5 हो गए हमारे पास यहाँ पे, 11 और 5 हो गए 16, 16 और 2 18, 18 और 5 हो गए 23, 23 और 5 कितने हो गए, 23 और 5 हो गए हमारे पास यहाँ पे, 23 और 5 कितने होते हैं भाई, 23 और 5 28 ना, हाँ 23 और 5 28 और 2 30, 30 का 0 आएगा, तो पॉइंट का 0 तो यूं भी हट जाएगा, तो 3 आ गया है ना। मैं सिंपल बताऊं तो 3 आ गया, 3 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 और 3 7। अब सिर्फ नंबर जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 15 और 7 कितने हो गए, 15 और 7 हो गए हमारे पास यहाँ पे 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 और 6 कितने हो गए 34 और 10 44, ठीक है। 44 और 4 हो गए हमारे यहाँ पे 48, 48 और 3 कितने हो गए 48 और 3 51, 51 और 3 54, 54 और 4 कितने हो गए 58, 58 और 3 कितने हो गए 58 और 3 हो गए हमारे 61, है ना। 61 आ गया ये 61.0, तो ये आया हमारे पास। तो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, शायद 10 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास सबसे, ये भी है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में काउंट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से 10 है। आंसर कितना आया सम का 61 अपॉन 10। फिर से वही बात, अगर अपॉन में एक के बाद एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो 6.1 हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि मेन का आंसर जाएगा। तो ये था हमारा सवाल जो कि इजीली सोल्व हमने यहाँ पे कर लिया है। उम्मीद है किसी को भी किसी प्रकार का डाउट जो यहाँ पे नहीं बचा 3 क्वेश्चनों में मेन निकालने के लिए, ठीक है। सम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, शायद आप लोगों के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड भी हो, नहीं भी अलाउड हो तो भाई इतना मुश्किल भी नहीं है, पॉइंटों के सम किए हैं, कोई आपने बचपन से सीखते आए हो सब चीजें, तो अब तो कॉलेज में हो, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा कॉलेज में होने का, ठीक है। तो 4th 5th 6th 3 क्वेश्चन बाकी हैं अभी, पहले अगर आप यहाँ तक का उतार लो, ठीक है, जिसको मैं सब कुछ मिटा दूंगा, उसके बाद बाकी बात करेंगे 3 क्वेश्चन की, ठीक है। पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता मैं बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाकी 3 क्वेश्चन, क्योंकि अब तक हम तीनों क्वेश्चनों में सिर्फ मीन निकालते आए हैं, इस क्वेश्चन में मीन नहीं निकालना है। देखो इसमें मीन गिवन है, तो मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 24। मीन जो है वो इस नंबर का कितना है 24 है। तो मीन 24 है तो हमें निकालना क्या है, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, बट इज पी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो उसने मीन कितना दे रखा है 24 दे रखा है। तो एक सिंपल सी बात है, पहले तो आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। मीन को हम दिखाते हैं x बार से, जिसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है सिग्मा xi अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं सिग्मा xi की बात करूं तो सिग्मा xi कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16 प्लस में 18 प्लस में 19 प्लस में 21 प्लस में p प्लस में 23 प्लस में 27 प्लस में 29 प्लस में 29। ये हो गए हमारे टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 ऑब्जर्वेशन है, तो कितनी आ गई ऑब्जर्वेशन? 10 ऑब्जर्वेशन आ गई, ये 10। अब एक सिंपल सी बात है भाई, मैंने मीन का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को मीन पता है भाई, मेरे को मीन पहले से ही पता है, मुझे पता है इसका आंसर कितना है। कितना है इसका आंसर? 24 दे रखा है ना उसने, मीन 24 है। तो बस अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे इन सबका सम करना है, इन सारे नंबरों का। पी कभी भी सम नहीं होगा इनके साथ, ध्यान रखना एक बात होगी, मुझे पी भी लगाए थे सम में। अरे भाई आप लोगों को पता है बचपन में जब हम अलजेब्रा पढ़ते थे, हम क्या बोलते थे कि लाइक टर्म्स जो है ना वो प्लस माइनस होते हैं। अब पी तो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ आप नंबरों को प्लस करोगे, पी को अलग से लिखोगे। तो पी को मैंने अलग से प्लस में लिख लिया है, बाकी सबको प्लस कर लेते हैं। तो 9 और 9 18, 18 और 7 कितने हो गए? 18 और 7 हो गए हमारे 25, 25 और 3 28, 28 और 1 29, 29 और 9 कितने हो गए? 29 और 9 हो गए हमारे यहाँ पे 29 और 9 हो गए 38, 38 और 8 कितने हो गए? 38 और 8 हो गए 46, 46 और 6 कितने हो गए हमारे? 46 और 6 हो गए हमारे 52, 52 का 2 यहाँ पे आएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 17, 17 और 1 18, 18 आया है ना 182। तो ये आया है हमारे पास। डिवाइड में कितना है हमारे पास यहाँ पे? 10। एक सिंपल सी बात है, आप लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा ये सब चीजें कि भाई जब भी कोई चीज जो डिवाइड में होती है वो अगर बॉर्डर के यानी कि इक्वल्स टू के उस तरफ जाए तो मल्टीप्लाई में आती है। आती है नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो बस 10 को वहां भेज दो मल्टीप्लाई में। तो 10 को यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ ले आया मल्टीप्लाई में। अब सबको पता है भाई 24 गुणा में 10 कितना होगा? 240। कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे मेरे भाई 24 गुणा में 24 जीरो लगा दे आगे, है ना। तो p प्लस में 182, 182 यहाँ का माइनस हो जाएगा, 240 माइनस में 182 बराबर है p के। तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 240 में से 182 गए तो 200 उठा लो, 40, 40 और 18 कितने हो गए? 58, 58 आंसर। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 58। अब करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भी कुछ इस जैसा ही है ना। तो कुछ इस जैसे ही, तो सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ इस जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? कहां है क्वेश्चन नंबर 5? ये रहा। तो देखो मीन दे रखा है 6 8 x + 2 10 2x - 1 का और n 2 का इज 9। तो मीन दे रखा है हमें, तो मीन का फॉर्मूला लिख रहा हूं सीधा। मीन जो है ना x बार, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन? ये रहे 6 + 8 प्लस में x + 2 और प्लस में कितना है 10 प्लस में 2x - 1 प्लस में 2। कितनी ऑब्जर्वेशन है? एक बार काउंट करना फटाफट से, काउंट करते हैं ऑब्जर्वेशंस को। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है मात्र। तो मात्र 6 ऑब्जर्वेशन है। मीन मुझे पहले से गिवन है, कितना है मीन? 9। तो 9 यहाँ पे आएगा, ऐड कर लेता हूँ इन सबको। 6 और 8 कितने हो गए? 14, 14 और 2 कितने हो गए? 14 और 2 16, 16 और 10 26, 26 में से 1 गया 25 और 2 कितना? 27, 27 आ गया। प्लस में x और 2x कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि लाइक टर्म ऐड कर सकते हैं हम, तो 3x लिखेंगे यहाँ पे। और 6 को यहाँ भेज देता हूँ लगे हाथ, और जब 6 को डिवाइड से यहाँ भेजूंगा तो 6 यहाँ आ जाएगा। इस 6 को यहाँ भेजा है भाई मीन के साथ, तो 6 9 54, क्योंकि डिवाइड में था तो यहाँ के मल्टीप्लाई में आएगा। 54 हो गया ये, यहाँ पे है 27 प्लस में 3x। आगे सोल्व करता हूँ तो 27 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो 54 माइनस में 27 बराबर आएगा 3x के, तो कितना बचेगा? 27। 27 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू कितनी आएगी? 27/3 यानी कि 9। x की वैल्यू आ गई 9। अब x 9 आ गया। उसने चीज और बोली थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। डाटा की ऑब्जर्वेशन निकालनी। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? अरे x के लिए 9 आई है, तो 9 प्लस में 2, ये वाली ऑब्जर्वेशन होगी 11। तो ध्यान रखना कितनी होगी ये वाली ऑब्जर्वेशन? 11। और जब यहां करूंगा तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 गए 17, ये वाली ऑब्जर्वेशन होगी 17। तो बस हमने बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली। अब आते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 6, है ना। क्योंकि थोड़ा सा इसने मेरा भी दिमाग खराब किया था, क्वेश्चन में पूछ के, पर ठीक है इजी है, पर हाँ थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है वाला। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 50। भाई 39 स्टूडेंट्स का जो क्लास है उसका एवरेज दे रखा है, उनके मार्क्स का 50 है। तो समझते हैं भाई ऊपर क्या आता है मीन के फॉर्मूले में। देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है x बार, वो होता है सिग्मा xi, क्योंकि भाई एवरेज का मतलब मीन ही होता है। मीन का मतलब एवरेज भी होता है, अर्थमेटिक मीन भी होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमें मीन ही गिवन है एक तरह से। तो उसने क्या बोला यहाँ पे कि जो एवरेज है 39 बच्चों का क्लास में 50 है। तो बच्चे यहाँ पे कितना आता है? तो यहाँ पे आता है हमारा n। हमारे पास क्या एवरेज गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। एवरेज कितना है हमारे पास? एवरेज है हमारे पास यहाँ पे 39 बच्चों का 50 नंबर, तो 50 है सिग्मा xi, और यहाँ पे कितना है n कितना है हमारे पास? 39 बच्चे। 39 को यहाँ भेजो मल्टीप्लाई में, तो 39
यहीं पे कर लेता हूँ ना, 39 मल्टीप्लाई में 50, ये क्या आएगा सिग्मा एक्स आई। ध्यान रखना सिग्मा एक्स आई यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ क्या, मार्क्स ऑफ ऑल 39 स्टूडेंट्स। ये मार्क्स हैं 39 स्टूडेंट्स के, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे कितने सम थे, कितने ऑब्जर्वेशन थी, 39 बच्चे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्क्स थे 39 बच्चों के और इनका सम कितना आया ये, तो वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे 50, 5 9 जा 45 का 5, 4 ये रहा 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 1950। ये हमारे पास आंसर आया सिग्मा एक्स आई का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई सिग्मा एक्स आई का आंसर आ गया 1950। अब हम बात है कि भैया इससे आगे क्या कर सकते हैं, तो लोग आपने सिग्मा एक्स आई निकाल दिया, 1950 आपका आंसर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, उसने बोला पता है क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। The marks obtained by 40 students is 39। अच्छा 40th स्टूडेंट एक 40वां बच्चा है जिसके मार्क्स है ना 39 ज्यादा है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स। तो अब एक बात समझते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई अब हमें दो चीज लेट करनी पड़ेगी। एक तो लेट करना पड़ेगा हमें मार्क्स ऑफ 40th स्टूडेंट, 40th स्टूडेंट तो जो कितना आएगा उसको मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मान लें, यहाँ पे कोई नया अल्फाबेट लिया वाई मान लेते हैं, है ना, वाई मान लिया हमने मार्क्स ऑफ 40th स्टूडेंट, ये वाई मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब उसने वो चीज क्या बोली है कि जो मार्क्स है ना 40th स्टूडेंट के वो 39 ज्यादा है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स। तो मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट कितना है 40, ये कितना है 39 ज्यादा है, तो 39 ज्यादा लिख दिया मैंने यहाँ पे, 39 ज्यादा है, किससे 39 ज्यादा है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स। तो क्या हमें ये पता है क्या, हमें ये भी नहीं पता, हमें एवरेज मार्क्स तो निकालने, उसने क्या बोला है, उसने बोला फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट, हमें ये भी निकालना ही है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो कितना मान लेते हैं, डब्ल्यू मान रहे हैं, ठीक है, या फिर जेड मान लेते हैं, सबसे इजी एक्स वाई जेड में क्वेश्चन चल रहा है, जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स कितने हो गए, जेड मान ली हमने, ठीक है। तो उसने बोला था कि जो 40th स्टूडेंट है यानी जो 40वां बच्चा है उसके मार्क्स एवरेज मार्क्स है, यानी कि 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स से 39 ज्यादा है। तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने कि भाई इसके मार्क्स इससे 39 ज्यादा है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई 39 आपने यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया, अरे भाई ये पहले ही ज्यादा है, अगर मैं इसमें 39 ऐड कर लेता मेरे भाई, तो ये बराबर कहां से होते हैं, मैं तो बराबर करने है ना, तो जो कम है उसमें 39 ऐड करूंगा ना मैं, तो उसमें कंफ्यूज होना, उसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब समझते हैं हम, अब देखते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी कि हम निकालते हैं 40 बच्चों का एवरेज मार्क्स। वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारे पास यहाँ पे एवरेज, एक मिनट यहाँ पे क्या बोलता हूँ, हाँ, टोटल मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स जो मुझे पता है, प्लस में 40th स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना मार्क्स ऑफ 40th स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकाले 40 बच्चों के, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, सारे के सारे 40 के 40 बच्चों के टोटल मार्क्स। तो 39 बच्चों का तुम्हें पता है टोटल मार्क्स, देखो ये निकाल रखे मैंने, ये निकाल रखे 1950, 40 का पता ही नहीं मुझे कितना है, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 40, क्योंकि अब बच्चे 40 हो चुके हैं। अब देखो एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, उसको हमने क्या लेट किया था, जेड लेट किया था, तो जेड आ गया। इस जेड की ही मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ लेना इस बात को, हमें इस जेड की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट बिल्कुल पता है 1950, ठीक है। 40वें स्टूडेंट के नंबर कितने हैं, 40वें स्टूडेंट के नंबर जो है, तो मार्क्स ऑफ 40th स्टूडेंट वो कितना है, तो इतना वाई, हमने वाई लेट कर रखा था, और 39 प्लस जेड, इसको मैं लिखता हूं 39 प्लस जेड, क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन, देखो पहले या तो तुम वाई लिख लो, मान लो मैंने वाई लिख भी दिया यहाँ पे कि भाई 40वें बच्चों के मार्क्स वाई थे, डिवाइड में कितना आएगा 40। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, फिर समझ लो भाई। जेड क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट जो मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 40वें बच्चे का मार्क्स भी चाहिए जो कि वाई मान रखा है मैंने, और बाकी 39 बच्चों का मार्क्स मुझे पता ही है, टोटल 1950 है, और डिवाइड टोटल 40 ऑब्जर्वेशन है तो 40 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे। अब बात क्या है कि भैया हमें पता है कि हम जो है एक टाइम पे एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से, मुझे वाई को हटाना पड़ेगा, तो वाई हटेगा यहाँ से, वाई किसके बराबर है 39 प्लस जेड के, तो वाई लिखूं चाहिए लिखूं, बात तो एक ही है, तो मैंने 39 प्लस जेड लिख लिया इसे, और नीचे कितना है हमारे पास यहाँ पे 40। अब सोल्व कर लो बस इसे,
तो 40 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 40z, तो ये हो गया 40z, ठीक है 40z। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1950 प्लस 39 कितना हो जाएगा 1950 प्लस 30 होता है 1980, 1989 ये हो गया। प्लस में क्या है z को यहाँ लिया हो तो z यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो 40z माइनस में z ये हो जाएगा 1989, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39z बराबर है 1989। अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगा 1989 डिवाइड बाय 39। अब इसे 13 से काट सकते हैं क्या, 9 9 10 10 18 18 27, हाँ 9 से इसे डायरेक्टली पहले 3 से काट लेते हैं ना, 3 से काटूंगा तो 18 आएगा 6 पे ऊपर, तो 19 तो आता नहीं है, तो और क्या बचेगा 1, फिर 18 आएगा 6 पे, ये 9 आएगा 3 पे, इसे 13 पे काट लिया। अब इसे इससे काट ले 13 से, तो 13 से काटूंगा 13 पंजे 65, एक रह गया 13 कम 13 51 आंसर है। तो बस ये हमारा आंसर, कितनी मेहनत से निकाला हमने जेड की वैल्यू, और मैं जेड ही निकालना था, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं निकालना था एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, जो कितना आया 51 आया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। मैंने यहाँ पे आपको सिंपल मीन ही सिखाया है। ठीक है, सिंपल मीन यानी कि मैंने यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में अब तक वो यूज नहीं किया, क्लास इंटरवल वगैरह यूज नहीं किया, क्योंकि वो यूज भी नहीं हो रखे बुक के एग्जांपल्स में, बुक के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आता है उसका, या फिर मैं आगे देखता हूँ कि क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो हम उस टाइम को डिस्कस कर लेंगे, या फिर एक सोच रहा हूँ क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, है ना, कर लेंगे क्वेश्चन। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, 1 मिनट वेट करना बस, फिर आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब मीन निकाल लेते हैं एक फुल फ्लैश सवाल का। हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 1 5 6 2 3। हमें इसका मीन निकालना है। तो वैसे आपको बता देता हूँ, ये चीज आपने ना क्लास 10th में सीखी थी कि इसका मीन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पर थोड़ी सी याद शायद आप लोग कमजोर हो गए, भूल गए होगे, कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है, कैसे इन क्वेश्चंस का मीन हमें निकालना होता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स आई। क्या निकालते हैं सबसे पहले, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क्स इसको हम बोल देते हैं। और क्लास मार्क्स क्या होती है, बिल्कुल बीच की वैल्यू, 0 और 2 के बिल्कुल बीच की वैल्यू। अब कोई भी बच्चा बता देगा भाई ये बात कि 0 और 2 के बीच में क्या आता है ना। ठीक है, तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 1 आता है ना, सबको पता है। 2 और 4 के बीच में 3 आता है। और मान लो कि भाई तुम्हें पता नहीं लग रहा, ठीक है, मतलब जो मैं इसमें क्या बोलूं, मान लो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं लग रहा, तो कैसे करोगे, 2 नंबरों को ऐड कर लेना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, कहां पे लिखूं, हाँ यहाँ पे लिखता हूं। क्लास मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क्स। ठीक है, क्या, लोअर क्लास इंटरवल, लोअर प्लस में अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। इसको बोलते हैं भाई लोअर क्लास इंटरवल्स, इसको बोलते हैं अपर क्लास इंटरवल। 0 + 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 आ गया, 2/2 1 आ गया। 2 और 4 6, 6/2 3 आ गया। ऐसे 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। 8 और 10 के बीच में 9 आएगा। 10 और 12 के बीच में 11 आएगा। 12 और 14 के बीच में 13 आएगा। ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे एक्स आई हो गए। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। देखो वो पता है क्या सकता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन क्यों करवाया। अब तक मैं जो क्वेश्चन करे वो डिस्क्रीट सीरीज के थे। डिस्क्रीट सीरीज यानी कि किसी में बस एक सीरीज गिवन है, उसका आपको मीन निकालना है। लेकिन अगर क्लास इंटरवल आ गया, कंटीन्यूअस सीरीज आ गई, तो मीन कैसे निकालोगे। तो आपको सारी चीज आनी चाहिए, डिस्क्रीट सीरीज वाली भी। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स आई है तो भी आप मीन निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि एक्स आई कहीं ना कहीं निकला तो क्लास इंटरवल से ही है। अगर क्वेश्चन वाला डायरेक्ट मुझे एक्स आई गिवन देता है कि बिल्ले भाई ये एक्स आई है, ये एफ आई है, तो मेरे और इजी है, मुझे क्लास इंटरवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली एक्स आई लूंगा, एफ आई लूंगा और मीन का फॉर्मूला लगा दूंगा। वो कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेगा भी समझा देता हूँ। एक्स आई दे रखा है, मतलब एक्स आई हमने निकाल लिया, और सपोज करो गिवन भी होता तो मीन कैसे निकालते हैं, हम पहले करते हैं एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लास इंटरवल का काम सिर्फ इतना है कि उससे आप एक्स आई निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या निकालोगे, यहाँ पे करोगे एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई के एक्स से मल्टीप्लाई। 1 गुना में 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 गुना में 3 कितना होता है, 6 होता है। 5 गुना में 1 कितना होता है, 5 होता है। 7 पंजे 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 कितना हो गया, 99। ये हो गया, है ना। अब आप इन सब क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा, यानी कि मैं क्या निकालूंगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा के आया हूं समेशन, यानी कि टोटल। इन सब का सम कर दो तो 6 और 1 कितने हो गए, 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17, 17 और 4 21, 21 और 23, 23 और 9 32 का 2 3, ये रहा 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 13, 13 और 3 16, 162 आ गया। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आ गया। अब मुझे सिग्मा एफ आई भी करना है, टोटल इसका भी करना है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 17 17 और 3 20, 20 ही आ गया। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई। पता निकाला क्यों भैया, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड
अगर कभी भी अगर आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन को बोलते हैं x बार, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। अब देखो सिग्मा fi xi कितना है 162 डिवाइड बाय सिग्मा fi कितना है 20 है। पहले 2 से काट लो इसे, 16 आएगा, 8 पे 2 आएगा, नीचे 10 रह गया। अब आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले सिखा के आया था कि अगर कभी भी एक के बाद जितनी भी जीरो हो ना, ठीक है, पीछे से उतनी डिजिट छोड़ा करो और पॉइंट लगा दिया करो। तो एक के बाद फिलहाल तो यहाँ पे एक ही जीरो है, तो ऊपर वाले में पीछे से 8 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, 8.1 इसका आंसर है। अगर मान लो 2 डिजिट होती तो मतलब एक के बाद 2 जीरो होते तो पीछे से दोनों डिजिट छोड़ दो और पॉइंट लगा देता। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि भाई फ्रैक्शन से अगर नीचे 10 होते तो डेसिमल में चेंज किस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो आ गया। अब आता है हमारा एक और मेथड, ये तो होगा डायरेक्ट मेथड। 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। अब मैं आपको करवाता हूँ, फिलहाल इससे डायरेक्ट मेथड था ये, अब मैं करवाता हूँ एज्यूम मीन से सेम क्वेश्चन। अगर हम एज्यूम मीन की बात कर लेते हैं तो एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन, उसके आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी। क्या निकालना पड़ेगा, डी क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए। तो आपको डी निकालना है, डी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्स आई माइनस में ए। तो एक्स आई माइनस ए कर लेते हैं, तो एक्स आई लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक्स आई क्या रेट करता हूं मैं यहाँ पे, एक्स आई हो गया हमारे पास यहाँ पे मान लो 7। आप कोई भी रेट कर सकते हो, जनरली बीच की वैल्यू रेट करते हैं, वरना आपका जो मन करे कर सकते हो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैंने एक्स आई रेट कर लिया, कितना रेट कर लिया मैंने, 7 रेट कर लिया, एक्स आई बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, बाहर थोड़ा नॉइज ज्यादा हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ इस बाहर के नॉइज से, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो, अब मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, ये कितना हो गया, ए मानते हैं इसे, इसलिए इसका नाम पता है क्या है, एज्यूम्ड मीन। अब यहां स्टार्ट होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मतलब यहां पे हम पहले से ही मीन मान के चलते हैं, पहले से ही, तो हमने इसको ए मान लिया, एज्यूम मीन मेथड। अब करते कैसे हैं, हम इसमें निकालते हैं डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे, एक में 7 गए, एक में से 7 गए, क्या आएगा, माइनस का 6, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 3 में से 7 गए, माइनस का 4, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 5 में 7 गए, माइनस का 2, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 7 में 7 गए 0, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में 7 गए 2, 11 में 7 गए 4, 13 में 7 गए 6, डीआई निकल गया। उम्मीद है किसी को डीआई में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। डीआई निकाल लिया। अब एक काम और कर लो कि आज एफ आई डीआई निकाल लो, इसमें एफ आई डीआई भी निकालते हैं, एफ आई डीआई निकाल लेते हैं। तो एफ आई डीआई निकालूंगा तो 1 इंटू -6 कितना हो गया, -6, 2 इंटू -4 माइनस का 8, 1 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 3 18, ये आ गया। अब कर लो भाई सबका सम, सबका सम कर लो, सबका सम कर सकते हो आप लोग। तो अगर मैं देखूं ध्यान से सबका सम देखूं तो 12 और 8 20, 20 तो पहले साइड प्लस वाला ऐड कर लेता हूं, तो 12 और 8 हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। 20 और 18 कितने होंगे, 38, तो 38 हो गए। 38 यहां से आ गया, यहां से कितना आएगा, 8 और 14, 14 और 2 कितने हो गए, 16, -16। अब 38 में 16 गए, कितना बचेगा 22, सबको पता है माइनस करना 22 आएगा। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। जो एज्यूम मीन होता है ना, उसमें जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टी, नहीं बस ये होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये कितना था जो हमने मान रखा है, 7 आ गया। तो ध्यान रखना, आप जो मानोगे वही लिखोगे यहाँ पे भाई। अगर आपने 6 मानना है, 5 माना है तो 5 के आपसे माइनस करोगे और फिर 5 लिखोगे यहाँ पे। अगर आपने 1 माना है तो 1 लिखोगे यहाँ पे, आपका आंसर सेम ही आएगा। बस मेरी निजी सलाह है कि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी होता है अगर हम बीच की वैल्यू लेट करते हैं तो। ठीक है, तो 7 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 22, या कितना आ गया हमारा, 22 आ गया। सिग्मा एफ आई कितना आया हमारे पास यहाँ पे, 20, 2 से काट लो इसे, कितने बैठे 11 पे, तो ये आएगा हमारा 7 प्लस में 11/10 और नीचे 10 आया। इसका मतलब क्या है कि पीछे से मैं यहाँ पे एक डिजिट छोड़ूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 7 प्लस में 1.1, सबको बताया कितना होता है 8.1। आंसर आया ना सेम, डिट्टो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब एक मेथड और होता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो इतना कर ही लिया तो स्टेप डेविएशन। बस मात्र और मात्र 3-4 मिनट का काम और है, फिर हो जाए, क्लास खत्म हो जाएगी हमारी वाली स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन समझते हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं, यूआई। अब जिनको नहीं पता यूआई क्या होता है फिर बता देता हूं। जैसे डीआई निकालता है ना, यहाँ पे यूआई निकलता है। यूआई होता है हमारा डीआई अपॉन एच, यानी कि डीआई से भी एक स्टेप आगे। ठीक है, ये पता है कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चंस में ना बड़ी बड़ी वैल्यूज हो और मल्टीप्लिकेशन बड़ी बड़ी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो पार्ट ना बहुत ज्यादा सोल्व करवा देता है। अब डीआई अपॉन एच है, अब देखो डीआई कितना है, ये डीआई, इसको एच से डिवाइड कर लो। अब बात भी एच होता क्या है, एच होता है भाई दोनों का गैप, इसको बोलते हैं क्लास विड्थ। एच क्या होती है, क्लास विड्थ। गैप कितना है, 2 का गैप है। नहीं पता लगा, कभी भी अपर क्लास इंटरवल में से लोअर क्लास इंटरवल माइनस कर लेना, गैप आ जाएगा। अब बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे और ही पूछ सकते हैं कि भैया अगर मान लो
कि यहाँ पे गैप में अगर डिफरेंस हुआ तो चलो मान लो आपके क्वेश्चन का गैप होगा तो 2 का है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में गैप में डिफरेंस आया तो तुम एक कॉमन गैप उठा लेना, और अगर तुम्हें कॉमन गैप भी नहीं मिल रहा तो अपनी मर्जी से कुछ भी एच मान लेना जो तुम्हें इजी लगे, ठीक है, जिसे डिवाइड करना इजी हो। जैसे यहाँ तो गैप 2 है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो -6/2 कितना हो जाएगा, -3, -4/2 -2, -2/2 -1, 0, 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3, ठीक है। ये पता किस लिए होते हैं, देखो मान लो सपोज करो यहाँ तो क्लास इंटरवल इजी थी, मैं आपको एक थोड़ी सी स्पष्ट समझाना चाहूंगा, क्लास इंटरवल इजी थी। सपोज करो यहाँ पे ये लिखा तो 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, तो यहाँ पे एक्स आई बड़े बड़े आते हैं आंसर, फिर मल्टीप्लाई करने में आपका दिमाग खराब होता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है। तो उस चीज के लिए ना ये मेथड जो है ना सवाल को इजी कर देते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टेप बढ़ जाते हैं बट नीचे के सवाल जो है वो इजीली सोल्व होता है, मतलब छोटे छोटे स्टेप में बढ़ जाता है क्वेश्चन। तो इसके चक्कर में बच्चों को ना हाई कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं करनी पड़ती, वरना डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड है। 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, CI से XI निकाला, मल्टीप्लाई किया FI/XI आ गया, ठीक है, सम किया और डिवाइड कर दिया सिग्मा FI से, सबसे इजी मेथड है। बट अगर यहाँ पे नंबर बड़े बड़े आ जाएंगे ना तो हमारा ये मेथड जो है ना वो इजी हो जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूमिंग मेथड। अब देखो हमने UI निकाल लिया, ठीक है, और UI के फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई मेरे सीधा XI - A/H, क्योंकि DI तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है ना तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, अब क्या करोगे FI/UI यानी कि FI की UI से मल्टीप्लाई करोगे, तो FI और UI की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो FI और UI की जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 गुना में -3 कितना आ गया, -3, यहां करूंगा ना 1 गुना में -3, 2 गुना में -2 कितना हो गया, -4, 1 गुना में -1 कितना हो गया, -1, 5 गुना में 0 कितना हो गया, 0, 6 गुना में 1 कितना हो गया, 6, ठीक है, 2 गुना में 2 कितना हो गया, 4, और 3 गुना में 3 कितना हो गया, 9। ये आ गया FI/UI। अब बस इसे सोल्व कर लेते हैं फटाफट। तो अगर मैं देखूं 3 और 4 7, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो जाएगा, -1 -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस वाले मैंने प्लस कर लिए। अब सिंबल वाले प्लस कर लेता हूँ, 6 और 4 10, 10 और 9 कितने हो गए, 10 और 9 19, 19 में से 8 गए 11, आंसर आ गया ये आ गया सिग्मा FI/UI। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं स्टेप डेविएशन का। इसमें जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस में सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में H। A कितना था 7, सिग्मा FI/UI कितना आया 11, सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI है कितना आ गया, सिग्मा FI 20 था, और H कितना है 2। तो अपन ने एक बात देखी, यहाँ भी तो 22 बन रहा था ना, 11 दूनी 22, यहाँ भी तो 22 बन रहा है। तो यही होता है, हम किसी H से ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, वही H नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो बात तो ये पड़ जाती है, बस ये है कि सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी कर देते हैं एज्यूमेंट मेथड की हेल्प से या फिर स्टेप डेविएशन की हेल्प से। अब 2 से 20 क्या 11 पे, ठीक है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 2 से 20 क्या 10 पे। अब 11 बटे 10 कितना होता है 1.1 प्लस में 7 8.1, आंसर, सवाल खत्म। तो आज की वीडियो जरूर थोड़ी सी लेंथी रही होगी, पर क्वेश्चन करवाने भी इंपॉर्टेंट थे, हाई टॉपिक भी सिखाया है, मीन को बिल्कुल 0 से हमने हाई लेवल तक फिनिश कर दिया है, दे चुका हूं, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है यानी कि मीडियन, अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो वर्ड मीडियन इज अ सिनोनियम्स ऑफ विद मिडल। मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल। हम सब जानते हैं जब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं या फिर कंटिन्यूअस डाटा की बात करते हैं तो हम उसके हिस्से कर सकते हैं। तो जब हम बिल्कुल उस डाटा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, यानी कि हम उसके बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन। यानी कि मीडियन का काम क्या होता है कि पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन की सीरीज को, डाटा को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो मीडियन का सिंपल मतलब क्या होता है, मिडल। तो मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन इन द डाटा व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब हम डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो बीच का नंबर होगा वो दिखाएगा क्या यहाँ पे, मीडियन। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मीडियन को जो है ना एक्सट्रीम वैल्यूज जो है इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मीडियन की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब आगे समझते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ मीडियन पैरामीटर इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना क्या है, मीडियन का पैरामीटर, ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जो हम निकालते हैं। आपको पता है ना कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन यानी कि
वो लोग जिन पे हमें या तो हमें ऑब्जर्व करना है, जिनके ऊपर हमें डाटा निकालना है, उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम उसमें से कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, यानी कि सैंपल बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सैंपल मीडियन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज सिंबलाइज्ड बाय एक्स क्यूब, एक्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेट मीन इफ वी हैव ऑब्जर्वेशन। अब यहां से होती है मेन बात चालू। हमारे पास मीडियन निकालने के दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं अगर हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है तो। इसका मतलब अगर हमें मीडियन निकालना है, अगर हमें बीच की वैल्यू निकालनी है, तो उसके मात्र और मात्र दो केस बनेंगे, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रहा फॉर्मूला हमारा n+1/2v टर्म, मतलब जो भी टर्म होगी वो हमारी क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। वो मैं क्वेश्चन करूंगा, वो समझा भी दूंगा क्वेश्चन में कैसे होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी व्हेन देयर आर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मीडियन जो है वो हमारा ये होगा, और n दिखाएगा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। सेकंड चीज, व्हेन देयर आर इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर आए द ऑब्जर्वेशन देन मीडियन इज सिंपली एन एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। तो एवरेज हो जो हमारा मीडियन होगा, ध्यान रखना वो क्या होगा, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। अब ये भी चीज क्या होती है, बस थोड़ा रट लो कि अगर n इवन है तो जो हमारा मीडियन होगा वो होगा एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, और अगर हमारा ओड होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा n+1/2v टर्म, हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा, वो भी सिंपल डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में। और आपको समझा भी दूंगा, देखो ये रहा, इन दोनों का जो है ना, ठीक है, इन दोनों का जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा बनेगा मीडियन, अगर n इवन है तो। ठीक है, अब समझते हैं पहला क्वेश्चन, आपको वहां से चीज के लिए शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखो, 3.2, 4.5, 3.5, 3, 4.2, 16.5, 3.7, 3 और 15 और 4.4। ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इस डाटा को अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां से हमारे चालू होते हैं क्वेश्चन किसके, मीडियन के। तो पहले इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रखना मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। तो देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से, मेरे से 3 है ना, हाँ 3 सबसे छोटी वैल्यू है, 3 सबसे छोटी वैल्यू है, 3 और 3 आप भी दो बार रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आया 3, एक बार यहाँ पे आया 3। 3 के बाद अगला नंबर शायद 3.2 है, 3.2 अगला नंबर है, 3.2 के बाद अगला नंबर 3.5 है। ठीक है, 3.5 के बाद 3.7 भी है, और फिर 3.7 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, फिर डायरेक्टली 4 के पास जाएंगे। तो 4 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4.2 है ना, जो नजर आ रहा है 4.2। फिर 4.2 के बाद 4.5, 4.5 के बाद, अरे सॉरी 4.4 भी तो है, 4.4, फिर 4.5। ठीक है, 4.5 के बाद कोई सा नंबर है जो डायरेक्ट आ रहा है, 4 में कोई नंबर नहीं है, 5 में 5 भी नहीं है, 6 में कोई भी नंबर नहीं है, 7 में कोई भी नंबर नहीं है, 8 में, मतलब अब डायरेक्टली कौन सा नंबर आएगा इनमें से, ये सब तो आ चुके हैं, अब आएगा हमारा ये बच गया, ये बच गया, तो 15 ले लो, 15 और दूसरा नंबर क्या होगा 16.5, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो ये हो गए। तो अब आपको ऐसा ना कुछ मैं पॉइंट्स ऊपर वाले क्लियर करता चलूंगा। अब देखते हैं नंबर पूरे हो गए, 1 2 ही और काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नंबर हुए हैं, यानी कि एक नंबर अभी भी है जो बीच में रह गया है हमारे पास। 3.2 हो गया, 4.5 हो गया, 3.5 हो गया, 3 हो गया, 4.2 हो गया, 16.5 भी हो गया, 3.7 नहीं, 3.7 भी हो गया, 3 2 बार हो चुका है ना, 15 भी ले लिया हमने, 4.4 भी ले लिया, फिर बचा कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 पूरे हैं। ठीक है, 10 पूरे हो गए। तो हमारे पास ये तो हो गया हमारा, हमने इसे अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। और मैं निकालना क्या इसका मीडियन। अब मीडियन निकालना तो आपको 9 नंबर तो गिन लिए, 10 नंबर थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। तो मैं एक बात कहता हूं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है। अब इवन नंबर में तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि n इज इवन, तो n इवन है तो n इज इवन, तो फॉर्मूला बनेगा n/2v टर्म प्लस में n/2 प्लस 1v टर्म डिवाइड बाई 2। तो n/2v टर्म, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास क्वेश्चन में 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 10/2 फिफ्थ टर्म, ये हो गया 6th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ है 4.2, फिफ्थ है हमारे पास 4.2, और जो सिक्स्थ है वो हमारे पास है 4.4 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम यहाँ पे। तो 4.2 प्लस 4.4 डिवाइड बाई 2, जब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं
तो 0.2 0.4 कितना हो जाएगा 0.6, 4 कितना हो जाएगा 8, 8.6 डिवाइड बाई 2, काटने पे क्या आंसर आएगा 4.3। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म सवाल। 4.3 इजीली सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है। ये हमारा क्या है, मीडियन है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था। अब आपने एक चीज देखी, उसने एक बात लिखी थी यहाँ पे, कहाँ लिखी थी वो बात, वो जरा समझा दूं आप लोगों को। हाँ ये रहा, मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मीडियन जो है ना, उनको एक्सट्रीम वैल्यूज के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि बेचारी एक्सट्रीम वैल्यूज कोने में रह जाती हैं, है ना। काम किससे होता है, बीच की वैल्यू से। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से मीडियन निकालना चाहता हूँ, बीच की निकाली थी ना कोई सीरीज की, इससे ये कट गया, मतलब एक एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 नंबर काट दिया मैंने, हाँ तो एक मिनट, ये 3 भी तो कटेगा एक से, हाँ तो ये कटेगा हमारा पहले तो, ठीक है, इससे, और फिर 4.4 से 3.5 गया। अब ये 2 नंबर बच गए हमारे पास, है ना। ये 2 नंबर क्या हो गए हमारे पास, बच गए, एक मिनट, 1 2 3 4, अरे यार इसलिए वहां पे बेड़ा गर्क हो गया। 5th और 6th नंबर था ना, एक मिनट दोबारा देख लेना, 1st 2nd 3rd 4th 5th, 5th ये है 3.7, यहाँ पे 3.7 आएगा। इस 3 ने दिमाग खराब कर रखा है, 2 बार 3 लिखा गया ना, ये पॉइंटों में काउंट कर लिया मैंने इसे 3.3 को, और यहाँ पे कितना आएगा 3.7 के बाद जो नंबर है 4.2। हाँ तो मैं क्या समझा रहा था, देखो तो सुबह दूसरा तरीका समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बीच के 2 नंबर बच गए ये वाले। अब बात है कि भाई इन दोनों में से मीडियन किसको चूज करें, तो हमें ना, हमने इसलिए वाला फॉर्मूला बना रखा है क्या, कि अभी 2 नंबर बच गए बीच में, अगर एक नंबर बचता तो हम उसको मीडियन बोल देते, लेकिन दिक्कत क्या है, बच रहे हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर में से मीडियन बोले किसको, तो भाई दोनों नंबर झड़ना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा क्या है, हम इन दोनों की भी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों का भी एवरेज निकालते हैं। तो यही किया हमने यहाँ पे, 3.7 प्लस 4.2 डिवाइड बाई 2, हमने इनका एवरेज निकाला। यानी कि अगर मैं इसको ठीक कर लेता हूं तो 3.7 प्लस 4.2 कितना बढ़ेगा, 7 और 2.9, यहाँ पे रहेगा हमारा 4 और 3 7, 7.9 आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 से काट लूंगा, 6 आएगा 3 पे, एक रह गया, ठीक है, तो 6 आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 पे, 2 टेबल में 1 रह गया, 19, 18 कितने पे आएगा 9 पे, 3.95, ये बनेगा हमारा आंसर। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का मीडियन, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच की वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए ना इवन एक ऐसे फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, अगर हमारे पे और होता तो, अगर एक नंबर कम होता तो बाकी के नंबर हट जाते, सिर्फ एक बीच में एक नंबर बचता, वो हमारा मीडियन बन जाता, ठीक है। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, जिसका आप कमेंट करो अरेंज करना, मैं असेंडिंग में कर रहा हूं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.7, उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है, उसके बाद 3.8, ठीक है। 3.8 के बाद अगली वैल्यू अगर आप देखो तो वो कौन सी है, 3.8 के बाद है 14, हाँ तो 14 है, 14.1, 14.1 के बाद अगली वैल्यू जो है वो आएगी 16, क्योंकि 15 की कोई वैल्यू है ही नहीं, 16.6, 16.6 के बाद जो अगली वैल्यू है वो है 18, 17 रेंज में नहीं है, 18, 18.7, 18.7 के बाद जो वैल्यू है वो है डायरेक्ट 22.5, 22.5, फिर जो वैल्यू है, ठीक है, वो कौन सी होगी, 22.5 के बाद वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27.5, है ना, 27.4, सॉरी 27.4, और अगली वैल्यू है इसके बाद डायरेक्ट 32.9, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर बच्चों देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में, है ना, 8 ऑब्जर्वेशन है। अगर ये 8 ऑब्जर्वेशन है, हमें क्या निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है फिर से, और हमने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। उम्मीद है सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आता है, पहले से छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसी लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। अब तो सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करेंगे, इसे तो सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, n इज इवन है तो n का इवन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मीडियन जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, n की जगह 8 आएगा, आपकी बार पिछली बार 10 था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी तो 10 लिखा था, अब 8 ही है हमारे पास, तो अब हम 8 ही पुट करेंगे। तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4th नंबर, प्लस में 8/2 4 होता है, 4 + 1 कितना हो गया 5th नंबर, तब कितना आएगा 4th + 5th डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 4th कौन सी है, 1st 2nd 3rd 4th, 4th है 16.6, 4th है 18.7 डिवाइड बाई 2, सोल्व कर दो बस। अभी से सोल्व करूंगा तो 7 और 7 13 का 3, एक ये रहा 16 17 18 17 कितने हो गए 35, 35.3 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 2 आएगा 1 पे, एक रहेगा रिमाइंडर 15, 14 आएगा 7 पे, ठीक है, 14 आ गया 7 पे, सॉरी 7 पे आएगा ना, 4 कितना 14 आएगा 7 पे,
ठीक है, एक रह गया 13, 12 आएगा 6 पे, एक 10, यानी कि 17.65। ये हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन का मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। और फिर से वही देखो, इस नंबर से हमने ये नंबर काटा, इस नंबर से हमने ये वाला नंबर काटा, इस नंबर से हमने ये वाला नंबर काटा। इन दोनों में दिक्कत हो गई फिर से कि दोनों किसको चूज करें, तो हमने इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, मीडियन आ गया। इसलिए वो वाला फॉर्मूला जो है इस तरीके का है। कई बच्चे फॉर्मूला देखकर डर जाते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत आसान फॉर्मूला है। और ध्यान रखना n+1/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या वो फॉर्मूला इवन वाले केस में ये वाला, और इसमें डिफरेंस होता है। इसमें हमें डिवाइड करके फिर प्लस करना है, यहाँ पे हमें प्लस करके फिर डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अभी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 3 4 5 क्वेश्चन बाकी हैं। पहले आप यहाँ तक का जो भी उतारना है उतार लो, ठीक है, फिर मैं इन सबको इरेज करके फिर बाकी बचे 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर जो हमारी जो क्लास हो जाएगी इस वीडियो की फिनिश हो जाएगी। पहले यहाँ तक उतार लो इसको जो उतारना है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन हमें गिवन है 25। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये अरेंज कर रखा है हमने असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, तो नंबर क्या है इसमें 15x 22 x + 7 32 56 88 88 है ना, ये आ गया। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। हमें मीडियन में गिवन है 25, हमें क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब समझते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहला क्वेश्चन जिसमें इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो ऑड नंबर में तो सिंपल सा फॉर्मूला था, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो जो हमारा मीडियन होगा वो कौन सी टर्म होगी, वो होगी हमारी n+1/2v टर्म। तो बस यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू। n की तरह हमारा n 7 था इस क्वेश्चन में, तो n 7 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म जो है वो मीडियन होगी। n की 7 + 1 8, 8 बटे में तो 4, n की फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ये वाली टर्म है, ये हमारा मीडियन है। यानी कि x + 7 अगर हमारा मीडियन है, तो मीडियन तो पहले से गिवन है, कितना है मीडियन भाई, मीडियन गिवन था ना उस क्वेश्चन में, जो 25 मीडियन है, तो 25 मीडियन है, यानी कि ये अगर मीडियन आता है फॉर्मूले के हिसाब से, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है मीडियन 25 है, इसका मतलब x + 7 25 के बराबर होगा पक्का। तो 7 को उठा के वहां भेज दूंगा मैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस में 7, और इसका आंसर क्या आएगा 18। तो ये आ गया हमारी x की वैल्यू 18। x की 18 आ गई, तो मैं कहता हूँ ये वाली ऑब्जर्वेशन पक्का 18 होगी, और ये वाली 18 + 7 25 होगी, 25। और हमें गिवन में था ये मीडियन है। और ये भी समझो, देखो अब इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटती, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कटती, जिसकी वैल्यू 18 ही है, और इससे हमारा ये कटता, ये हमारा मीडियन होता 25, यानी कि x + 7 = 25, ये हमारा क्या बन जाता, मीडियन बन जाता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर चलेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और फिर हमारा जो मीडियन टॉपिक हो गया जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, बहुत सारी, कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है। तो पहले सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, 0, 0 के बाद क्या है 1, तो 0 फिर है 1, और फिर क्या है 0 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद है 0 1 के बाद 7 है, फिर 9 है, 7 भी है, और फिर 9 भी है। अब देखो 7 और 9 के बाद क्या आ रहा है, 7 और 9 के बाद हमारे पास आ रहा है 16, मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है 16, तो है ना, 7 और 9 के डायरेक्ट 16 ही है, 16 आ रहा है 3 बार, तो 1 2 3 16 आ गया 3 बार। इसके बाद 16 के बाद क्या आ रहा है, 16 के बाद अगली वैल्यू जो आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है हमारे पास यहाँ पे 41 आ रही है, फिर आ रहा है हमारा 57 शायद, हाँ 57 आ रहा है 41 के बाद, और 57 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो डायरेक्ट कौन सी आ रही है, 110, बिल्कुल 110 आ रही है, और फिर 167, 110 और 167, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है। 11 ऑब्जर्वेशन यहाँ भी थी, 11 ऑब्जर्वेशन यहाँ भी है। हमें निकालना क्या है, मीडियन, बहुत सिंपल केस है, n इवन है, सॉरी n ओड है, क्या बोल रहा हूँ, n इवन है, n इस क्वेश्चन का ओड है। क्यों ओड है, क्योंकि n की वैल्यू 11 है। लगता है फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, आगे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 वीडियो लगातार शूट कर दी ना। पिछली वीडियो होगी ऑलमोस्ट मेरे 45 मिनट की, है ना, जिसमें मैंने मीन को खत्म किया है। n अब हमारे पास क्या हो गया, 11 हो गया है, तो n हमारे पास यहाँ पे ओड है, तो n इज ओड, तो n ओड है। और अगर n ओड है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, कि जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2v टर्म, है ना। तो बस अब यहाँ पे 11 पुट कर दो, 11 + 1 12, यानी 11 + 1 डिवाइड बाई 2, 2v टर्म, यानी कि 12 + 2 12 बटे 2 सॉरी, सिक्स टर्म होगी। तो 6 टर्म देखो कौन सी है,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 16 हमारा मीडियन है। तो मीडियन इस क्वेश्चन का कितना हो गया? 16। कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब मीडियन 16 है। वैसे भी देख लो आप, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, सॉरी 1 काटेंगे ना, 1, 7 से ये कट गया, 41 से ये 9 कट गया, 16 ये 16 कट गया, बच गया बीच का 16, 16 हमारा मीडियन खत्म। तो चलो 4 तक तो क्वेश्चन हो गए। अब मात्र एक सवाल और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर मीडियन हमारा खत्म हो जाएगा। 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CI और FI दोनों गिवन है। तो पहले लिख लेते हैं अच्छे से। जो CI है वो है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125 है ना, 125, 20 का गैप है ना, 125 से 145 होगा, फिर अगला 145 से 165, 165, 165 से होगा अगला हमारा 185, और 185 से होगा 205। ये हमारे पास आ गए हैं CI। अब हम निकाल लेते हैं लगे हाथ, और निकाल के लेते हैं। FI भी हमें गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो मीडियन का। सबसे पहले तो इस केस में अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है तो मीडियन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये सिंपल सा वाला फॉर्मूला है। अब हम निकाल लेते हैं CF। CF में आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि CF को हम बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि निकलता है ऐसे, ये निकलता है F को ऐड ऑन करने के बाद। जैसे कि देखो पहले में F और CF सेम होते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल के, फिर हमें ऐड करके बनाना पड़ेगा, यानी कि 4 + 5 9 हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर का CF निकालना, आपको तीनों ऐड करने पड़ेंगे। तो तीनों ऐड करने से इसमें ये ऐड कर लेता हूँ, 9 में 13 है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। क्योंकि देखो 4 + 5 + 13 करता मैं, तो मैं 4 + 5 करके तो 9 बनाया है, उस 13 करूंगा 22 हो जाएगा। ऐसे अगर आपको इसका CF निकालना है, आपको इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। इन चारों को ऐड करने से अच्छा है कि मैं 3 को ऐड करके मैंने ये लिखा था। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट वेट करना, फोन आ रहा है किसी का, 1 मिनट वेट करना। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको इसका CF निकालना है, चारों को ऐड कर लो। तो 22 + 20 कितना हो गया? 42, ठीक है। फिर अब इसका CF निकालना, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इन सब ऐड करके ये आया था 42 में 2 जोड़ लो, 56 आ जाएगा। 56 में से 8 जोड़ लो, 64 आ जाएगा। 64 में 4 जोड़ लो, 68 आ जाएगा। ये होगा, ठीक है। तो CI है, FI है, CF हमने निकाल लिया है। अब एक चीज और, इसका टोटल ना एक बार खुद करना अपने उससे, इसको मत देखना, और खुद करना। वैसे मैं जानता हूं कि 68 इन सबको प्लस करके आया है, इसका आंसर 68 आना चाहिए, पर खुद करना, वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपको जो CF वो सही आया या नहीं आए। ये 4 और 5, और देखो 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितने होते हैं? 16 और 8 होते हैं 24, 16 28 का 8, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 68 है। इसका मतलब सही है, हमारा CF जो है बिल्कुल सही आया है। अब बात रही से फॉर्मूले की, भाई फॉर्मूला कितना बड़ा है भैया, आपको L भी चाहिए, n/2 भी चाहिए, CF भी चाहिए, F भी चाहिए, H भी चाहिए। अभी निकलवाता हूं सब कुछ, देखो ध्यान से। 68 आया, इसको ही बोल, देखो n/2 का मतलब पता है क्या होता है? सिग्मा FI, इसको सिग्मा FI भी बोलते हैं, इसको n भी बोल लेते हैं। तो अगर n/2 निकालना तो बहुत इजी है, 68/2 कर लो 34। आपका मीडियन में ना सिंपल क्वेश्चंस में जनरली सारे काम जो है ना ये n/2 संभालता है, सब कुछ यही निकलवाता है। n/2 कितना आया? 34 आया। आप देखो 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है CF के अंदर? अब जस्ट बड़ी वैल्यू ये वाली है, वैसे है तो सारी बड़ी, जस्ट बड़ी बोल मैंने तो तुरंत आती है इसके बाद। 34 के बाद 42 है, उससे लोगे आप यहाँ की 2 चीजें, और CF लोगे एक जस्ट ऊपर वाला। दोबारा बोल रहा हूं, आपको देखना है कि n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 42 है। तो 42 से तो लेनी है यहाँ की 2 चीजें, और CF लेना है ऊपर वाला। आपका आप सब कुछ आ चुका है, दिखाता हूं कैसे। n/2 निकाल लिया आपने। L क्या होता है भाई? यहाँ पे लोअर क्लास इंटरवल को L बोलते हैं, 125, ठीक है। फिर यहाँ से आपको F मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। F कितना आया? 20। CF मिल गया क्या आपको? बिल्कुल मिल गया। CF कितना है? 22, ठीक है। तो CF मिल गया, F मिल गया, L मिल गया, n/2 मिल गया। H की बात रह गई। H क्या होता है? गैप, क्लास इंटरवल के बीच का। यहाँ पे गैप देखो कितने का है, 145 और इसमें से डालो 125, कितना आ गया? 20। H की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करता हूँ फटाफट फॉर्मूले में। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? L कितना है? 125 प्लस में n/2 कितना है? n/2 हमारे पास है 34 माइनस CF कितना है? CF हमने निकाला था 22, CF हो गया 22। अब हमारे पास क्या है? F कितना है हमारे पास? 20, और H भी कितना है हमारे पास? 20, ठीक है। ये हो गया। अब देखो फटाफट सोल्व होगा, इससे आएगा हमारा मीडियन, इस क्वेश्चन का मीडियन। 20 से 20 कट गया, 34 में से 22 गया, कितना बच गया? 2 और
3 में से 2 गया 1, 12 12 बच गया, 12 प्लस में 125, कितना आंसर आएगा 137। ये हमारा आंसर है। 137 इस क्वेश्चन का मीडियन है। तो बस साइड पे क्वेश्चन खत्म कर दिए। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनते चले जाओ, कभी भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन हो और आपने मीडियन निकाल लो तो ध्यान रखना मीडियन है ना उसी क्लास इंटरवल के बीच में आता है, जो सी क्लास इंटरवल n/2 की वजह से आई थी, जिसको हमने यूज किया है मीडियन निकालने के लिए। ध्यान रखना। अब एक 137 जो है वो इनके बीच में ही आ रहा है। अगर इनके बीच में आपका मीडियन नहीं आ रहा है, जो क्लास इंटरवल आपने चूज की थी या फिर जो इसके लिए चूज हुई थी, इसका मतलब क्या है, आपका मीडियन का आंसर या तो गलत है या फिर आपने ये गलत क्लास इंटरवल चूज कर ली है। तो मैंने एक और तरीका बता दिया आपके आंसर को खुद ही खुद वेरीफाई करने का। देखिए कि मोड क्या होता है, और यही नहीं, हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन मीडियन मोड के अंदर। तो ये हमारा रहेगा आज की वीडियो का टॉपिक, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑडियो पेपर हो चुके हैं, जिनको वो परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट। तो समझते हैं मोड क्या होता है। तो अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो किसी भी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, क्या बोला मैंने, किसी भी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर हमें मोड निकालना है तो वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम मोड बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पे देखते हैं हम। तो मोड इज दैट वैल्यू इन द डाटा सेट विच अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार आई हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, उसको मैं क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। लाइक मीडियन, मीडियन की तरह, लाइक मीडियन वैल्यू ऑफ मोड 2 डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो हम बोलते हैं ना मीडियन, हमने बोला था कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मीडियन के ऊपर, वही सेम बात मोड के ऊपर भी लागू होती है कि मोड के ऊपर भी जो हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स उनका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। तो मोड जो है वो इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि समझने के लिए, एंड कैलकुलेट। एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट्स वैल्यू कैन बी लोकेटेड बाय सिंपली लुकिंग एट द डाटा। अब डाटा को देख के भी मोड को लोकेट कर सकते हो। तो ये बात है यहाँ पे। तो मोड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। और यही नहीं, मोड को हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, फॉलोइंग आर डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ये हमारे डेली एक्सपेंडिचर है इन रुपीज। तो मेरे को सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आई है, 130। देखो 1 2 3 4 4 बार आई है। तो कोई बंदा आंख बंद करके बोल दिया कि भैया इसका मोड 130 है। क्यों? क्योंकि 130 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा बार 130 आ रहा है। खत्म क्वेश्चन, है ना। नोट देखो, अब डाटा में हैव अ सिंगल मोड। अब एक चीज यहाँ पे आई कि भाई जो डाटा जिसका एक सिंगल मोड है उसका एक ही मोड हो, ठीक है, तो उसको आप यूनिमोडल बोल लो। यूनिमोडल नहीं बोलना, हाँ यूनिमोडल बोलो, है ना, एक ही है। 2 मोड्स हो तो नोन एज बाइमोडल। और अगर मोर देन 2 मोड्स है, अगर 2 मोड से फालतू तो क्या बोलोगे, मल्टी मोडल। तो ये 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे क्या है, केसेस आए। तो ये 3 हमारे हो गए स्पेशल केसेस। अब समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ मोड, कि मोड की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो मोड की लिमिटेशन क्या है, पहला, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। मतलब इसको हम देखो, एक भी आ रहा है, किसी क्वेश्चन में 2 मोड दे सकते हैं, किसी 3 दे सकते हैं, तो ये जो है ना रिजिडली हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मोड कभी भी हर एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं होता। सो मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा सेट, इसलिए हम इसे डाटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते। जो कि मीन को मान सकते हैं, मीडियन को ही मान सकते हैं, लेकिन मोड को हम यहाँ पे नहीं मान सकते। तीसरा, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसको हम फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के जरिए यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 हमारे पास क्या हुए, लिमिटेशंस बोल लो मोड के, या चाहे बोल लो डिसएडवांटेज ऑफ मोड। तो ये तीनों हमारे केसेस बन गए इस चीज के। इसके बाद आती है, इसका आता है अगला कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पे क्या आया, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। यानी कि जो 3 मीडियन बराबर है वो बराबर है 2 मीन के और प्लस में मोड के। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस में मोड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, मीन, मीडियन, मोड के बीच में। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने इसी बात को लेके, xi है 4 5 6 6 6 7 7 7 जो भी चलता जा रहा है 8 8 9 10। अब इसका सबसे पहले निकालते हैं मीन। तो मीन निकालना आप लोगों ने सीखा था, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ अब, ठीक है। तो मीन निकालना आप लोगों ने अच्छे से सीखा था, तो पहले मीन की बात कर लेते हैं। अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो मीन हुआ वो हुआ 4 + 5। क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो मीन जो है उसको हम दिखाते हैं x बार से, है ना, x बार से मीन दिखाते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन में सिग्मा n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n बोल लो, है ना।
तो सिग्मा एक्स से इनकी सबका सम करना है। सबका सम कितना आएगा 4 + 5 + 6 + 6 + 6 7 + 7 + 7 + 7 फिर कितना है 1 2 3 4 5 6 4 5 + 6 7 प्लस में फिर कितना आएगा, फिर आएगा हमारे पास 3 बार 8 8 + 8 + 8 फिर क्या आएगा 9 + 10 ये आएगा। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल मिला के ऑब्जर्वेशन। तो 16 से क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होगा। अब फटाफट इनको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस जब मैं करूंगा तो देखो भाई 4 और 5 9 हो गए, 6 3 12 18 ही हो गए, 9 18 27 हो गए, 27 यहाँ तक हो चुका है, 27 हो चुके, ध्यान रखना 27 हो चुके हैं यहाँ तक। फिर 7 है 1 2 3 4 5 6 6 बार 7 है तो 7 6 जा 42 42 यहाँ से आ गया। 8 है 3 बार 24 यहाँ से आ गया और इनको 19 को बाद में जोड़ लेंगे तो 27 और 42 कितने होते हैं 42 और 7 होते हैं 49 49 49 और 20 कितने हो गए 59 69 69 आ गया। 69 और 4 73 83 93 93 आ गया। 93 के बाद हमारे पास कितना आया 19 है ना 16 10 और 19 19 9 और 10 11 112 बटे में 16। अब 16 की टेबल में 112 आता है, कितने पे आता है 7 पे आता है, तो बस x पट गया 7 पे। 16 7 जा 112 ये हमारे पास क्या आ गया मीन। तो हमारे पास मीन तो आ गया, कितना आया मीन 8 बोलते हुए 7 आ गया मीन है ना। अब लगे हाथ हम मीडियन निकाल लेते हैं। जब मीडियन निकालते हैं तो मुझे एक चीज तो पता है, सोचने की जरूरत है यहाँ पे है नहीं, क्या सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि भाई हमें इसे अरेंज भी करना पड़ेगा, क्यों ये ऑलरेडी अरेंज है। अगर आप देखो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमने अरेंज यहाँ पे कर रखा है, तो मीडियन है ये। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2v टर्म प्लस में n/2 + 1v टर्म डिवाइड बाई 2। बात ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया भाई, n गिन तो लो, गिने थे n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 थी और जब n 16 है तो भाई इवन वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, है ना, n/2v टर्म प्लस में n/2 + 1 ये वाली टर्म यूज करोगे डिवाइड बाई 2। अब देखो n/2 कितना है, n/2 की बात करूंगा तो भाई n/2 है 16 बटे में 2 यानी कि 8th टर्म 9th टर्म डिवाइड बाई 2। अब देखो 8th कौन सी है, 8th टर्म की जब मैं बात करूंगा 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, 8th में 7 है और 9th में भी 7 है डिवाइड बाई 2, तो 14 बटे में 2, इसका भी आंसर कितना आया 7 आंसर आ गया, यानी कि मीडियन भी हमारे इस क्वेश्चन का 7 आ गया। आखिरी चीज निकालते हैं जिसका नाम क्या है मोड, और मोड तो कोई बच्चा आंख बंद करके बता देगा कि भैया 7 वो नंबर है जो हाईएस्ट टाइम्स आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 7 की है, 7 बार आ रहा है, तो 7 हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। अब फटाफट इस फॉर्मूले पुट करते हैं। तो मैंने देखा 2 मीन यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस में मोड बराबर होता है 3 मीडियन के। तो 2 मीन 7 है प्लस में मोड हमारे पास 7 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 कितने हो गए 21, 21 आया। क्या 21 3 गुना है मीडियन का, ठीक है, मीडियन कितना आया था 7 आया था, मीडियन भी 7 का 3 गुना 21 ही होता है, यानी कि दोनों चीज हमारी क्या हो गई इक्वल आ गई। हमने रिलेशनशिप अपनी वेरीफाई भी कर ली है कि 3 मीडियन बराबर होते हैं 2 मीन प्लस में मोड के। तो बात है इस क्वेश्चन को, इस बात को हम यूज कहां कर सकते हैं, देखो हो सकता है आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर में एक पार्ट दे दे जहां पे वो आपको मीन दे देगा, ठीक है, या फिर मीन दे देगा मोड दे देगा, आपसे पूछेगा मीडियन क्या होता है, मतलब इन तीनों चीज में से कोई भी 2 चीज निकाल के दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछ रहेगा कि बताओ तो भैया मीडियन कितना है या फिर मीन कितना है मोड कितना है, तो आपको इसी इक्वेशन को यूज करके वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लो मुझे ऐसे मीन निकालना हो तो मैं मोड को यहाँ पे लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा मोड और 2 को डिवाइड में ले आऊंगा। वही सोचो मुझे ऐसे मीन निकालना है तो अच्छा सॉरी मुझे यहाँ से सिर्फ मोड निकालना है तो 2 मीन को माइनस में ले आऊंगा, मुझे मीडियन निकालना है तो 3 को डिवाइड में भेज दूंगा। तो इस तरीके से जो है हम 3 में से कोई भी अगर एक चीज गायब है तो हम बाकी 2 की सहायता से यहाँ पे जरूर निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे मोड के एक सिंपल से क्वेश्चन की, जहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल भी गिवन है और उस केस में मोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हमें समझना होगा क्वार्टाइल का कंसेप्ट, उसके लिए वो वाला कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। पहले समझते हैं कि फुल फ्लैश क्वेश्चन में जब क्लास इंटरवल भी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो मोड कैसे निकालते हैं। पहले यहां तक जिसको जो उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से। चलो अब आगे देखते हैं। तो मोड जो है ना, अब इसका ये आखिरी बिल्कुल एक क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर हमारी जो वीडियो है क्या हो जाएगी फिनिश हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म करते ही, है ना, कि मोड ज्यादा इंपोर्टेंट मतलब मोड ज्यादा बड़ा कंसेप्ट था नहीं, ठीक है। तो पहले मोड समझ लेते हैं कि मोड को हम और किस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद क्वार्टल वगैरह की बात तो अच्छा सॉरी क्वार्टल की मैंने इसे रेट कर दिया, क्वार्टल तो थोड़ा मीडियन कैप से निकालेंगे, वो हम अगली वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। अब मोड का ये आखिरी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं फटाफट। तो पहले समझाता हूँ आपको इस केस में मोड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है।
L प्लस में F1 माइनस F0, नीचे क्या आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोड का। उम्मीद है आपको मोड को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलो मोड ना यहाँ से क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। तो मोड का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ये L प्लस में F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला हो गया। बट ये पांच चीज निकालनी पड़ेगी आपको, अरे बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको मोड के लिए पहले, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, F1 निकालना पड़ेगा। अब बताइए F1 कैसे निकालते हैं, अरे देख के तो लगा दोगे। F1 है, उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो एक सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो गया F1, इसको हम क्या बोल के जाएंगे F1। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा F0, इसके नीचे वाला F2, है ना। वैसे कभी कभी F0 पढ़ देता हूँ, F0 है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या गया F2। अब F1 के साइड में जाओ, यहां से आपको L और H मिल जाएंगे। तो ये वाला L हो गया, क्योंकि L क्या होता है लोअर क्लास इंटरवल, H क्या होता है इन दोनों गैप। तो क्या हमें हर एक वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं F1 हमारे पास कितना आया 23 आया, F0 हमारे पास जो आया, सॉरी F0 21 आया, F2 हमारे पास 14 आया, ठीक है। L हमारे पास कितना आया 35, और जो H आया वो आता है इन दोनों गैप। और अंतर कितने का है तुम पता लगा लोगे, अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल, यानी कि 45 माइनस का 35, जो आपका कितना बनेगा 10 आपका H आ गया। फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है आपका 35 आ गया यहाँ पे। F1 कितना है, F1 23 है, F0 कितना है 21 है। अब नीचे 2F1, 2 इंटू F1, F1 कितना है फिर से 23 है, माइनस में F0 कितना है 21 है, और F2 कितना है F2 कितना है 14 है, और इंटू में H। अब H कितना है, H देख लेते हैं, गैप है 10 का, H है 10। अब देखो 35 यूं का यूं, बीच में प्लस, 23 में से 21 गए कितना आ गया 2, 23 दूनी 46, 21 माइनस 14 इंटू में 10। अब जब मैं सोल्व करूंगा इसे, तो 35 यूं का यूं रहेगा, बीच में प्लस आएगा, 2 यूं का यूं, 46 पहले इधर प्लस कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 21 होगा 35, 46 से 35 गए कितना बच गया 11, 2/11 इंटू में 10 आएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा लेता हूँ, 35 प्लस में ये 2 इंटू 10 कर लेते हैं, तो 20/11। अब 11 से डिवाइड कर लो इसे, और एलसीएम मत लेना। कई बच्चे ना यहाँ पे एलसीएम लेना प्रेफर करते हैं, इसकी से गुणा कर लेंगे फिर प्लस करेंगे। अरे मेरे भाई अभी एक छोटा सा नंबर 11 से डिवाइड करना है, फिर इतना बड़ा नंबर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सीधा इसी से कर लो ना। तो 11 के पहाड़े 20 तो आता नहीं है, 11 कितने पे आता है 1 पे, कितना बच गया रिमाइंडर 9। जीरो लोगे पॉइंट लगा दिया है, 90 से कम क्या आता है 11 के पहाड़े में 88, 8 पे, फिर 2 रह गया, फिर जीरो लोगे तो जीरो पॉइंट पहले लगा हुआ है, तो 20 से कम क्या रहेगा 1 पे, 1.81 आया है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 35.1.81, जो होगा 36.81। तो ये बना हमारे पास इस सवाल का आंसर 36.81। ये हमारा बन गया यहाँ पे मोड का आंसर, यानी कि मोड हमारा यहाँ पे क्या हो गया फिनिश हो गया, यानी कि मोड में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे पास मोड जो है वो इस क्वेश्चन का आ चुका है, वो भी एक फुल फ्लैज सवाल का। तो उम्मीद है आप लोगों को मोड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझा दिया है कि मोड होता क्या है, ठीक है, मोड की क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो सभी समझा दिया है थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, साथ साथ डिस्क्रीट चीजें क्वेश्चन भी करवा दिया है और फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करवा दिया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे क्वार्टल डिवीजन की, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले कहा था कि चैप्टर मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो कुछ वीडियोस की ज्यादा बन सकती हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, वो भी क्वार्टल के कंसेप्ट के साथ, वहां पे क्वार्टल भी होगा, परसेंटाइल भी होगा, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा वहां पे अच्छे से, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो। और नोट्स के लिए भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।